हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, डन है। वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, 3 लेक्चर्स हैं उसके, आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लो। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं ज़रूर करवाऊँगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बच्चे, थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चंस जब आप अटैम्प्ट करते हो तो आपको एक तो आंसर्स देने का तरीका समझ में आता है और क्वेश्चंस कैसे पुटअप होता है ये भी आपको आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप इसका आंसर देते जाओगे और मेरे साथ साथ आपको भी आंसर आना चाहिए। और जब आपका ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपको खुद से इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है? तो आपको क्या पता होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ये तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ। लिविंग वर्ल्ड जो होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओनली प्लांट, ओनली एनिमल्स, डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड में प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चे, तो थर्ड है आपका, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है ना अर्थ पे, वो कैसी होती है? ठीक है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी। तो आपको पता है क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स जो लिविंग होते हैं, डाइवर्सिटी जिनमें डाइवर्सिटी होती है, तो वो क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट इज मेंशन्ड इन द चैप्टर। इस चैप्टर में किस तरीके का हैबिटेट मेंशन्ड है? हॉट स्प्रिंग के बारे में बात हुई है, डेजर्ट के बारे में बात हुई है, ओशियन के बारे में बात हुई है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, है ना, सबके बारे में बात हुई है। अब देखो, विच क्वेश्चन डज बायोलॉजी मेनली ट्राई टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस बायोलॉजी में ना, विच क्वेश्चन डज, किस तरीके का क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका आंसर इस बुक में, इस चैप्टर में आपको क्या देता है? वाई इज अर्थ राउंड, ये देता है। व्हाट इज लिविंग, हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड, या वाई डू स्टार्स शाइन। तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? ये तो हमें सब पता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग, ये तो आप क्लास 6 से, क्लास इवन 5 से जानते जाओ कि लिविंग क्या है। लेकिन इस चैप्टर में बताया कि आप लिविंग किसी चीज़ को कैसे कह सकते हो? तब कह सकते हो जब वो चीज़ क्या होती है? रिप्रोडक्शन करती है या कॉन्सिस्ट करती है, और वो किसी भी स्टिमुलस की प्रति क्या करती है? अपना रिस्पॉन्स देती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चीज़ जो ऑर्गेनिज्म शो करती है वो क्या कहलाती है? लिविंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज और कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस किसकी हेल्प लगती है इसको देखने के लिए? माइक्रोस्कोप की। एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट आ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट, तो आप क्या बताओगे? देखो, इसका आंसर होगा स्पीसीज। अब थोड़ा समझना कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं ना, अलग अलग अपनी अपनी स्पीसीज रखते हैं। आंसर क्यों होगा? ये लाइन हमेशा कंफ्यूजिंग होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका अलग अलग टाइप होना स्पीसीज कहलाता है। अब मान लो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में अगर हमारे पास डॉग है, कैट है, और लायन है, और ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है। अब ये बताओ कि सबके स्पीसीज अलग अलग होंगे ना? सिमिलैरिटीज़ भी होगी, लेकिन सबके स्पीसीज अलग अलग होंगे। जीनस सेम हो सकता है ना, लेकिन स्पीसीज अपने अलग अलग होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलो। कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं समझ आता है या क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ आता, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको एक वीडियो सेपरेटली बना के उसको आपको बताऊंगी। द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज, आपको पता है, सिंपल सी बात है, 1.7 से 1.8 मिलियन। न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बिग। जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली अभी खोजे जा रहे हैं। जो खोजे जा चुके हैं उनको अभी आइडेंटिफाइड करना बाकी है। तो आप क्या आंसर होगा? आइडेंटिफाइड।
क्योंकि जब तक आप किसी भी जीव को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं कर पाओगे, तो उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो अभी दूर की बात है ना। द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बिल्कुल पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी भी चीज़, किसी भी जीव को पहचान करना। क्लासिफिकेशन उसकी सिमिलैरिटी के हिसाब से, है ना, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके हिसाब से उसका ग्रुप बनाया जाता है, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। टैक्सोनॉमी आपको पता है ना, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी लेवल पर रैंक पे आती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, नॉमेनक्लेचर। मैं साथ ही साथ आपको बताते भी चल रही हूँ ताकि आपको अदर जो ऑप्शंस होते हैं ना, जब वो क्लियर होगा, है ना, तो आपको एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिफोर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इट मस्ट फर्स्ट बी, क्या होगा, करेक्टली आइडेंटिफाइड। किसी भी, मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले उसको पहचानना तो जरूरी ना, उसका पहचान होना बहुत जरूरी, तो उसका करेक्टली आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तभी आप उसको नेम दे सकोगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, फिर क्लासिफिकेशन करोगे, ये सारी चीज़ें फिर होती हैं। साइंटिफिक नेम आर एक्सेप्टेड बाय, जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है, रूल्स में आइए, साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो वो क्यों ही दिया जाता है, उसका सबसे पहला रूल तो यही है ना कि किसी भी चीज़ को नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप डिफरेंट रीजन या डिफरेंट स्टेट में जाते हो तो किसी चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सारे जो बायोलॉजिस्ट है उसको मिलकर उसका एक नाम तय करते, एक नाम देते हैं, तब जा करके उसका नेम होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। तो क्या होगा, बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तभी जाकर उसका नाम दिया जाए। विच कोड इज फॉलोड बाय नेमिंग प्लांट, पता होना चाहिए कौन सा कोड होता है जो प्लांट के नेम के लिए होता है। तो प्लांट की बात आई है तो क्या होगा, ICBN, ठीक है। विच कोड इज फॉलोड फॉर नेमिंग एनिमल्स, तो आपका क्या हो जाएगा, ICZN। साइंटिफिक नेम हेल्प बिकॉज दे चेंज एवरी ईयर, आर द सेम वर्ल्ड वाइड, डिपेंड ऑन लोकल लैंग्वेज और आर इजी टू गेस। तो क्या होगा बच्चे, आर द सेम वर्ल्ड वाइड, है ना। साइंटिफिक नेम क्या करता है, क्या चीज़ में मदद करता है, इसी चीज़ में ना कि उसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है और सेम होता है तभी वो दिया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स यूजली कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड। तो बायोलॉजिकल नेम किस चीज़ से होता है, 2 वर्ड्स, ठीक है, जीनस और स्पीसीज। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड इज कॉल्ड, 2 जो वर्ड का नेमिंग सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, ओके। इन द साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, जीनस। इन द साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका क्या होगा, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट ना। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन, पता होना चाहिए, लैटिन में। जब ये किस में होता है, रिटन, लैटिन में होता है, ठीक है, लेकिन टाइप करते हैं तो किस में करते हैं, इटैलिक्स में। और हैंड रिटन में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, जीनस को कैपिटल से किया जाता है और स्पीसीज को स्मॉल लेटर से, क्लियर। प्रिंटेड साइंटिफिक नेम आर रिटन, देखो पूछ ही दिया, तो आप क्या लिखोगे, इटैलिक्स। व्हेन हैंड रिटेन बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर, ठीक है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन, क्या होगा, कहाँ पे ऑथर का नाम लिखते हैं, बताया था मैंने आपको, मेरा वीडियो देखोगे तो क्या होगा, बिफोर द जीनस नेम, नो, बिफोर द स्पीसीज नेम, नो, आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट ना। द एब्रीविएशन लीन इज, लीन इन मैंगीफेरा इंडिका, लीन क्या रिफर करता है, लीनियस, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्लासिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, नेमिंग ऑर्गेनिज्म
ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, काउंटिंग ऑर्गेनिज्म और स्टडिंग फॉसिल्स, नहीं। तो क्या होगा, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी कि उनके अपने कैटेगरी के अनुसार, उनके अपने अपने सिमिलैरिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसका ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे मेनली बेस्ड होता है, कलर ओनली, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, साइज ओनली, हैबिटेट ओनली। तो आंसर क्या होगा, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म ऑफ फॉर टैक्सानॉमी कैटेगरी, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीसीज, टैक्सा, किंगडम और डिवीजन। जल्दी बताओ फटाफट, ये तो बिल्कुल आसान है, टैक्सा होगा। अब देखो टैक्सानॉमिक कैटेगरी भी मैंने आपको बताया कि टैक्सानॉमिक कैटेगरी क्या होती है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लेवल्स होते हैं ना क्लासिफिकेशन के, उसको टैक्सानॉमिक कैटेगरी करते हैं। जैसे किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारी क्या है बच्चे, क्लासिफिकेशन है, लेवल है ना। तो इन सबको मिलाकर क्या होगा बच्चे, टैक्सा ही तो होगा ना। टैक्सॉन उसका सिंगुलर फॉर्म है, टैक्सा इज अ प्लूरल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्सॉन, देखो पूछ दिया, प्लांट होगा, मैमल होगा, डॉग्स होगा या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा बच्चे, ऑल ऑफ दीज, सारे ही टैक्सा है ना। प्लांट का ग्रुप है, मैमल का ग्रुप है, डॉग का ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये ग्रुप्स है, मगर उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा। द साइंस डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी और जेनेटिक्स। ऑब्वियसली टैक्सोनॉमी। देखो अभी तो आपको पता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप फटाफट लगा रहे हो। ये कंफ्यूजिंग कब होता है, जब आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो और ये क्वेश्चंस उठा के जब देता है एग्जाम में, तब आपको कन्फ्यूजन होता है कि अरे इकोलॉजी होगा कि एनाटॉमी होगा कि टैक्सोनॉमी होगा, जेनेटिक होगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप उसका आंसर पिक करोगे। मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर ओनली, इंटरनल कैरेक्टर ओनली, सेल स्ट्रक्चर ओनली, या एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल कैरेक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, है ना। जो एंशियंट अभी अभी नीचे क्वेश्चन दिया है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें से क्या है ऐसा जो बेसिक प्रोसेस नहीं है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये तीनों तो है, तो फोटोसिंथेसिस उसका बेसिक प्रोसेस नहीं है। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वर मेनली बेस्ड, देखो आ गया, पूछ रहा है जो अर्लीस्ट की क्लासिफिकेशन थे ना, उस टाइम पे ये किस चीज़ पर बेस्ड होते थे। तो क्या था, इवोल्यूशन होगा कि डीएनए होगा, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल हिस्ट्री। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप क्या लगाओगे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसको ध्यान से समझो ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो सेल का स्ट्रक्चर तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो उस बेसिस पे हम नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, है ना, फिर माइक्रोस्कोप नहीं था, तो डीएनए का भी ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, और क्या बचा आपका, इवोल्यूशन। तो देखो इवोल्यूशन का सिद्धांत तो बाद में आया ना, जब डार्विन साहब आए तो उसके बाद आया। तो उस टाइम पे क्या देखते थे बच्चे, ऑर्गेनिज्म का यूज़ देखते थे कि उसका यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे उसको क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। फिर बाद में जब माइक्रोस्कोप बना, तब फिर सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, फिर इवोल्यूशन देखी गई, फिर मॉडर्न टाइम में फिर डीएनए के आधार पे चीज़ों को रखा गया। तो आप आंसर क्या लगाओगे, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसका आंसर आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो जब मैं आपको सिस्टमैटिक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशन का एक लेवल है सिस्टमैटिक, बट जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात आएगी तो सिस्टमैटिक मेनली क्या चेक करता है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को चेक करता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सिस्टमैटिक, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो आपका क्या किस लैटिन वर्ड से डिराइव फ्रॉम हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, ये किसके लिए रिटन किया था, किसके द्वारा, तो ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इस बुक में उन्होंने क्या बताया था, सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन के को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या लिखोगे, ऑल ऑफ दीज। देखो सिस्टमैटिक आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन सिस्टमैटिक में आपको आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी तो आएगा ना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का एक क्या है, कैटेगरी है सिस्टमैटिक ना। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं,
है ना। तो आपको आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये तीनों इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखो, सिस्टमैटिक ऑल्सो कंसीडर्स वेदर चेंजेस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली और क्लाइमेट ओनली। तो आपका क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी हायरार्की कंसिस्ट ऑफ रैंडम ग्रुप्स, नो, हायरार्कियल कैटेगरी, फूड चेन्स या इकोसिस्टम। तो आपको क्या चेक करता है, हायरार्कियल कैटेगरी, ठीक है। ईच स्टेप इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज कॉल्ड, जो टैक्सोनॉमी हायरार्की में स्टेजेस होते हैं ना, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को क्या बोलेंगे, रैंक, ठीक है, रैंक बोला जाता है। किंगडम उसका रैंक हुआ, फाइलम एक रैंक हुआ, क्लास एक रैंक हुआ, ठीक है। अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अ हैबिटेट, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अ फूड चेन, अ कम्युनिटी, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, एक चीज़ को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो भी मैंने इसमें इंक्लूडेड किया है क्वेश्चन, क्योंकि कई तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसको नहीं भूलोगे। आपको हर तरीके से जब उसका आंसर पता रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। विच इज़ द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, सबसे लोएस्ट क्या है, मैंने बताया था क्या है, स्पीसीज, और हाईएस्ट क्या होगा, किंगडम। द मोस्ट बेसिक और रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, देखो, कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉलेज ऑफ इट्स कैरेक्टर, हैबिटेट ओनली और साइज ओनली। देखो, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, उसका सही नॉलेज होना उसके कैरेक्टर का। अगर उसके कैरेक्टर का आपको नॉलेज नहीं होगा तो उसको आप क्लासीफाई कैसे करोगे, उसको किसी तरह का ग्रुप में कैसे बनाओगे। तो उसके ग्रुप में किसी भी ऑर्गेनिज्म को डालने के लिए उसका क्या, उसके अपने कैरेक्टर्स तो उसको पता होनी चाहिए ना, आपको कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज ऑफ इट्स कैरेक्टर, ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, डिफरेंट हैबिटेट ओनली या डिफरेंट फूड चेन। तो आप क्या बताओगे, देखो इसका आंसर क्या होगा, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। देखो, स्पीसीज की जब बात होती है तो उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटी, यानी किसी एक स्पीसीज की बात कर ले तो उसमें सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए, तभी तो वो एक स्पीसीज में रखे गए। अब लगा लो टाइगर की बात, तो टाइगर में बेसिक उसका क्या होना चाहिए, शरीर की बनावट सेम होनी चाहिए, और उसके दांत, पंजे, उसके शरीर पे धारियाँ होनी चाहिए, या और प्लस मैंने बताया था स्पीसीज के जो ऐसे जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये मेन हुआ ना, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बेसिक लक्षण क्या है, या वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सिमिलैरिटीज़ सेम स्पीसीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए ना। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, कलर्स ओनली, वेट ओनली या एज ओनली। अब देखो मैंने ऐड किया घुमा के, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैम अभी तो आपने बताया कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होगी तो स्पीसीज़ का ग्रुप होगा, ठीक है, और अभी यहाँ आप कह रही है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में क्या होता है, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होना चाहिए। तो यहाँ बच्चे फंडामेंटल की बात हो रही है और यहाँ मार्फोलॉजिकल बात हो रही है। अब पहले इसका मतलब समझो, फिर इसका मतलब समझोगे तो आपको अंतर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब फंडामेंटल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द बेसिक एंड एसेंशियल सिमिलैरिटीज, ठीक है, बेसिक एंड एसेंशियल सिमिलैरिटीज, ठीक है। मतलब कि वो क्या है, यानी उनमें बेसिक और जो जरूरी वाली चीज़ें हैं वो सिमिलैरिटीज होती हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है इसमें कि दे हैव सिमिलर बॉडी प्लान ना, दे हैव सिमिलर बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी का जो प्लान है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, सिमिलर होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं, फंडामेंटल, ठीक है। और दे कैन रिप्रोड्यूस, है ना, कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर। ये मेन चीज़ आप देखते हो फंडामेंटल, ठीक है। लेकिन जब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात होगी तो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। मे बी उनके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उनकी आंखें थोड़ी अलग होंगी, है ना, शेप और साइज में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, जैसे कि बात कर ले अगर डिफर इन शेप
साइज, कलर, ठीक है, और पैटर्न और अदर एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। ये हो गया आपका मार्फोलॉजी, ठीक है। अब इसमें यानी कलर में चेंजेस हो सकते हैं, शेप और साइज में चेंजेस हो सकते हैं, ये आपका मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गया। और ये सबसे मेन समझो, इसमें क्या है, इतनी सिमिलैरिटीज़ तो होगी कि बेसिक और एसेंशियल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, तभी तो वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ है। अब मार्फोलॉजिकल की जब बात होगी तो शेप साइज की बात होगी, कलर की बात होगी, पैटर्न की बात होगी, और उनके जो एक्सटर्नल फीचर्स होंगे वो सेम, ठीक है। उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग? क्या होगा? होमो सेपियंस, ठीक है। इन द साइंटिफिक नेम होमो सेपियन, द वर्ड होमो अगेन आया ना, जीनस, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा? ये आपको पता होना चाहिए। जो जीनस पैंथेरा की बात होगी तो उसमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आएंगे? तो क्या आएंगे आपके? लायन, टाइगर, लेपर्ड, तीनों आएंगे। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ये 51 गलत है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ, जीनस किस चीज़ का ग्रुप होता है? फैमिलीज, ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनस। जीनस के जब ग्रुप्स बनते हैं तो क्या होंगे? उसके ऊपर के, ठीक है। ये मैं आपको बताते गई हूँ, बहुत आसान है ये चीज़। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम। अब बताओ, पोटैटो और ब्रिंजल सेम किस में आते हैं? दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ठीक है। ये एक ही फैमिली में आते हैं, सोलनेसी फैमिली में, ठीक है। द जीनस ऑफ पोटैटो इज, अब बताओ, पोटैटो का जीनस क्या होगा? सोलेनम, ठीक है। लायन बिलोंग्स टू द जीनस पैंथेरा, लेपर्ड बिलोंग्स टू द जीनस पैंथेरा, टाइगर बिलोंग्स टू द जीनस पैंथेरा, ठीक है। कैट्स बिलोंग टू द जीनस, अब बताओ कैट्स किस जीनस से बिलोंग करती है? आंसर इज फेलिस। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड। जब फैमिली के ग्रुप होते हैं ना, जब रिलेटेड ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्या होगा आंसर? जनरल। देखो, जब स्पीसीज के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप बनाते हैं उसको जीनस बोलते हैं, जब क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप बनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, याद रखना। सोलेनम, पेटूनिया और धतुरा बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, सोलनेसी, फैलिडी, कैनेडी। तो आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? सोलनेसी। नेक्स्ट, पैंथेरा एंड फेलिस बिलोंग टू द फैमिली। किस फैमिली में पैंथेरा और फेलिस बिलोंग करते हैं? तो आप क्या लिखोगे? फैलिडी, कैनेडी, होमिनिडी, मस्क। ये आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए बच्चे। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? पॉलीमोनियल्स ना। सोलनेसी और कॉन्वोलेसी किससे बिलोंग करते हैं? पॉलीमोनियल्स से। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, क्या लिखोगे आप? ऑर्डर, ठीक है। जो क्लास होता है ना वो किसका ग्रुप होता है मिलाकर? क्लोजली रिलेटेड। तो आपका आएगा आंसर ऑर्डर। मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन बिलोंग टू द फैमिली, बिलोंग टू द ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा बिलोंग्स टू इंसेक्ट ऑफ द क्लास मैमल्स, रेप्टिलिया या एवियस, है ना। आंसर क्या होगा? मैमेलिया। क्योंकि मैमेलिया का जो कैरेक्टर होता है बच्चे, ये सिंपल सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होगा कि हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है। और वो अपने बच्चे को फीड मिल्क टू देयर यंग वंस, ठीक है। और वार्म ब्लडेड होते हैं, ये मेन इनका कैरेक्टर होता है। कार्निवोरा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास। अगर कार्निवोरा का क्लास बताएं तो क्या होगा हमारा? देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? मैमेलिया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्लास कितना ज़्यादा आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा है अभी आपको कि कार्निवोरा किस में आता है, क्या फाइलम होता है, क्योंकि जब इसके बाद आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे जो आपका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी। वहाँ आप और डिटेल में समझोगे कि एविज में क्या आता है, ठीक है। मैमल में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, किस चीज़ का